वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू सो मच। मैम हम सब जानते हैं आप कितने अच्छे कोरियोग्राफर हैं, पर आपसे जानना चाहेंगे कि इस करियर की आपने शुरुआत कैसे की? वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि इस फील्ड में मैं अपना करियर बना सकती हूँ? देखिए, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपनी जर्नी के बारे में बताने का। पहले तो ये बता दूं मैं कि मैं खुद एक आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से शुरुआत से ही रही हूँ। 2 ढाई साल की उम्र में मैंने अपना फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दिया। मेरी नानी वेस्ट बंगाल में एक सिंगर रही। वो 2024 में पद्मश्री नॉमिनी रही। मेरी मासी जयती भाटिया बहुत वेल नोन एक्टर हैं, हीरा मंडी में रही हैं वो, और अभी जाने अनजाने हम मिले कर रही हैं। मेरी मदर जो है वो, आपको पता होगा, एक रियलिटी शो आता था मेरी आवाज सुनो, जिसमें सुनिधि चौहान जीती थी। बिल्कुल। तो माय मदर वाज द रनर अप देयर। तो मेरा वो ब्लड में ही था। और मेरा डांस की तरफ रुझान गया, तो आई एम विशारदन कथक, और मैं करती गई, वेस्टर्न भी कर रही थी, इंडियन भी कर रही थी। वो करते करते आई केम टू बॉम्बे इन 2000। और उसके बाद फिर मैं शामक दावर इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स मैंने ज्वाइन किया, और 3 महीने के अंदर अंदर मेरा प्रोफेशनल बैच में सिलेक्शन हो गया। सो आई टू कोरियोग्राफ एक्टर्स, और उस टाइम पे शाहिद और सुशांत मेरे सीनियर्स थे। तो उनसे उनसे काफी एक्सपीरियंस मिला हमें उस टाइम पे। एंड देन आई स्टार्टेड बिकमिंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर। 3 4 एड कमर्शियल्स में काम किया। फिर मुझे लगा कि मेरा डांस बहुत पीछे छूट रहा ओके। है। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई माई लक इन एक्टिंग। मैं एक्टर प्रिपेयर से अनुपम जी से मैंने एक्टिंग सीखी। उसके बाद प्रीति गांगुली मैम से मैंने एक्टिंग सीखी, जो अशोक कुमार की डॉटर हैं। तो काफी ऐसा रहा मेरा, हमेशा से एक्टर्स के बीच में, एक्टर्स के साथ इस तरीके का रहा। उसके बाद देन व्हाट हैपेंड कि ये जब चल रहा था, उस दौरान मैं बहुत सारी चीजों में अपने हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा था। और कई बार ऐसा होता कि मैं कहीं जाती एड कमर्शियल की, मुझे पैसे मिल जाते तो वो रिलीज नहीं होता। इस तरीके से हर एक इंसान की अपनी एक जर्नी रहती है। तो उस दौरान हुआ ये कि मैं एकेडमी मैंने ओपन की, ये जर्नी के दौरान ही 2012 में, सॉरी 2010 में मैंने ओपन की थी अपनी एकेडमी। और एकेडमी ओपन करने के बाद हुआ ये कि बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिलने लग गया। माय एकेडमी इज इन नवी मुंबई बेलापुर, और मैं नवी मुंबई में ही रहती हूँ। सो ऐसा है कि वहां से मुझे एक ब्रेक मिला प्रभुदेवा के ब्रदर के साथ एसोसिएट होने का, और मैंने 2011-12 में, अंत में, बीच में, इस तरीके से मैंने उनके साथ पार्टनरशिप की पूरे परिवार के साथ। तो चेन्नई और मुंबई में हमारा अक्रॉस बिजनेस चल रहा था। एकेडमी में बच्चों को ट्रेन करते, वो रियलिटी शोज में जाते, इस तरीके का एक माहौल बन गया था। उसके बाद 2019 तक मैंने किया, फिर तो कोविड ही आ गया। जी। तो उसके बाद एक ब्रेक लगा, बट वो ब्रेक अच्छे के लिए ही। मैं कहूंगी कि कोविड के दौरान भी हमने इस तरीके से सफर नहीं किया, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लोगों के ऑनलाइन क्लासेस होते गए, मैं आईएफटीसीए की मेंबर बनी, इंडियन फिल्म फेडरेशन ऑफ कोरियोग्राफर्स की मेंबर बनी, इफ्तिका जिसको बोलते हैं। तो अब हुआ, वहां पे भी मुझे अन्ना ने इंट्रोड्यूस किया। मैं सरोज खान जी से इस दौरान मिली। वो हमेशा मेरे परफॉर्मेंस को बहुत अप्रिशिएट करती हैं, और इस तरीके से मेरी कोरियोग्राफी की जर्नी आगे बढ़ी। कोरियोग्राफी की जर्नी में जब मैं थी, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जिनको कोई मौका नहीं मिलता आगे आने का, उनके लिए करना, तो हमेशा से ऐसी ही रही है मेरी लाइफ। तो दैट्स हाउ माय जर्नी हैज बीन इन द फील्ड ऑफ कोरियोग्राफी। जी मैम। आपने अलग अलग डांस फॉर्म को कोरियोग्राफ किया, बट आपका कौन सा फेवरेट डांस फॉर्म है जिसको आपको करने में मजा आता है? बॉलीवुड, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज हम इंडियंस के ब्लड में है वो। तो जी। मतलब अगर आप मुझे बोलेंगे कि जेनिफर लोपेज का गाना करो, या माइकल जैक्सन का गाना करो, या माधुरी दीक्षित का करो, आई विल ऑलवेज प्रेफर कि माधुरी दीक्षित का मैं गाना करूं, बिकॉज हम वही देखकर बड़े हुए हैं। और बॉलीवुड आज दुनिया में रूल कर रहा है, उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है। तो मजा ही कुछ और है बॉलीवुड का। कोरियोग्राफी में आपका सबसे चैलेंजिंग मोमेंट और सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट कौन सा जो आपको लगता है? देखिए, चैलेंजिंग मोमेंट एक आर्टिस्ट के लाइफ में तब होता है जब उनको पता होता है कि उनका टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको उस तरीके से ना कदर ना एक्नॉलेजमेंट दोनों मिल रही है। लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ सरोज जी, माय गुरु, पद्मा शर्मा जिनसे मैंने कथक सीखा, वो लच्छू महाराज जी की शिष्या रही हैं, बिरजू महाराज जी की शिष्या रही हैं। तो उनसे जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, जब शामक दावर से मिलती है, जब अनुपम सर से मिलती है, जब आपको प्रभुदेवा से मिलती है, उनके ब्रदर से मिलती है, आपको लगता है आपको रिटायरमेंट घोषित कर देना बिल्कुल। चाहिए। सो इट इज लाइक दैट। तो मुझे इस बात का कभी रिग्रेट नहीं हुआ। बट मेरी जर्नी एक अलग ही तरीके से ब्यूटीफुली चल रही है, तो मुझे उस बात का बहुत अच्छा लगता है। चैलेंजिंग वो होता है कि मतलब डांस के फील्ड में या एक्टिंग के फील्ड में अभी भी लोगों को लगता है कि कोई करियर नहीं है। बट मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ डांसिंग, बिल्कुल। इट्स बिकॉज ऑफ माई टैरो एंड वास्तु। तो ये सब भी मुझे डांस के थ्रू ही उस क्षेत्र में लेकर गया। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल।
चैलेंजिंग मोमेंट तब होता है व्हेन यू आर ओपनिंग सच अ ह्यूज एकेडमी, और कोविड जैसी कोई त्रासदी आ जाए या वॉर हो जाए तो डेफिनेटली बिजनेस इफेक्ट करता है। और एक और चीज जो एक आर्टिस्ट की, किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ को बहुत इफेक्ट करती है, कि जैसे होता है ना कि मतलब आपकी किसी सिचुएशन में कोई गलती नहीं है लेकिन आप पे आरोप आ जाना, आरोप इन अ सेंस कि हमने कुछ बोला, लोगों ने कुछ और समझा, ऐसी चीजें आमूमन तौर पे इस फील्ड में होती हैं। और मुझे लगता है कि जो सेलिब्रिटीज के साथ रहते हैं या सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे दोष ऐसे ही आ जाते हैं बिना मतलब। तो वो सबसे चैलेंजिंग मोमेंट रहता है, और ब्लेसिंग ये रहती है कि लोगों का प्यार आपको बहुत मिलता है। बिल्कुल। दैट्स द थिंग। मैम जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आजकल का जो इवॉल्विंग एरा है, हाँ डांस फॉर्म हमेशा बदलते जा रहा है। पहले जैसे मूवीज में होते थे, अब मॉडर्न तरीके से हाँ चाहे कह ले हिप हॉप हाँ वगैरह, हाँ। हर तरीके के डांस फॉर्म आ गए। इस चेंजेस को आप एज अ कोरियोग्राफर कैसे देखती हैं? आप कैसे इवॉल्व होती है उसको? शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरा इसमें थिंकिंग थोड़ा सा अलग है। मैं सरोजमा के लाइंस में ज्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि हिप हॉप या कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छे स्टाइल्स हैं, जो करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी इंडियन ओरिजिनलिटी भूलनी नहीं चाहिए, मुझे ये लगता है। और दूसरी चीज, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फोक डांस फॉर्म्स को प्रमोट करना चाहिए एज एन इंडियन। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि जिम्नास्टिक्स और स्टंट्स को डांस का पार्ट नहीं बनाइए, क्योंकि वो कूदा कादी करना, उछल उछल कूद करना इज नॉट डांस। डांस इज अबाउट एक्सप्रेशन, डांस इज अबाउट ग्रेस। तो उस ओरिजिनलिटी को रखिए जो गोविंदा जी ने रखा, जो प्रभुदेवा रखते हैं, जो इस तरीके के लोगों ने एक स्थापित किया, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, इनकी जो फॉर्म है इसको ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए एज कंपेयर टू कि हिप हॉप और टेक्निकल ज्यादा कर दिया, तो उसमें फिर हमको समझ नहीं आता कि हम जिम्नास्टिक देख रहे हैं कि हम डांस देख रहे हैं। ये है। आपने अपने करियर में काफी लोगों के साथ कोलैबोरेशन हाँ किया है। जी। सबसे मेमोरेबल कोलैबोरेशन आपका किसके साथ था? उसकी क्या खास बात थी? दो लोगों के साथ था। एक तो ये कि प्रभु अन्ना एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो बहुत सिलेक्टिव है अबाउट कि अगर उनके ब्रदर के साथ भी पार्टनरशिप करके कोई काम कर रहे हैं तो उसका लेवल क्या है ऑफ कैरेक्टर। तो ये सबसे ज्यादा मेरे लिए बड़ी बात रही कि उन्होंने मुंबई अक्रॉस इंडिया, जो फर्स्ट उनकी ग्लोबल फ्रेंचाइज रही हूँ, वो मैं रही हूँ, उन्होंने किसी और को नहीं दिया, उन्होंने मुझे दिया। तो उसमें दो ही तीन चीजें थी विच वॉज वेरी रिवॉर्डिंग, कि एक तो उनको मेरा कैरेक्टर, मेरी कंसिस्टेंसी, द वे आई यूज्ड टू ट्रेन बहुत अच्छा लगता था, एंड एट द सेम टाइम सबको लेके साथ में आगे बढ़ना, दैट इज वन थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट मी, एंड ऑल्सो हिज ब्रदर नागेंद्र प्रसाद। सो ऑल ऑफ अस वर वर्किंग टुगेदर। दूसरी चीज, सरोज जी हमारे बहुत डांस इवेंट्स में आती थी एंड शी यूज्ड टू परफॉर्म एट टाइम्स विथ मी ऑन द स्टेज। तो वो एक चीज आपको मेरे सोशल मीडिया पे भी वो चीज मिलेगी कि उन्होंने बोला कि व्हेन रिने इज डांसिंग आई फील आई एम डांसिंग। तो उसके बाद तो आई वाज लाइक कि मेरा जन्म धन्य हो गया। तो ये बात मैंने एक्सपीरियंस की उनके साथ, तो उन दोनों के साथ मेरा मैक्सिमम था जो बिल्कुल। भी एसोसिएशन रहा। टैरोट रीडिंग में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इस चीज में आप कैसे घुसे, मतलब कोरियोग्राफी फिर इस चीज में आप बता सकती हैं? अगेन मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं बहुत सारी चीजें ना साथ में करती हूँ। वो ऐसा है कि आई एम ऑल्सो सोशल एक्टिविस्ट। उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं डॉक्टरेट इन आर्ट्स एंड एजुकेशन हूँ, और एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मैं काफी सारे एक्टर्स, मिनिस्टर्स का बहुत सालों से करूँ, मतलब इट इज 18 ईयर्स हो गए हैं मुझे करते हुए ये सब। एंड एट द सेम टाइम क्यों हुआ, क्योंकि जब आपको, जैसे मैंने कहा, प्रतिभा होते हुए भी जब आपको मौका नहीं मिल रहा होता है, जब आपको ऑडिशन में सिलेक्शन हो रहा है लेकिन सामने जाने का मौका नहीं मिल रहा, जबकि आपकी मासी एक्टर है। मेरी एक और कजन है, आप लोग सब उनको जानते हैं, सायनी गुप्ता, जी। जो भी मेरी कजन है, मैं उनसे उतना टच में नहीं हूँ, मासी इज विथ मी राइट नाउ, एंड एट द सेम टाइम वो सारे इसी फील्ड में हैं। अनुराग बसु जो है डायरेक्टर हैं, वो हमारे फैमिली फ्रेंड रहे हैं, ओके। वो भी भिलाई से, मैं भी भिलाई से हूँ, तो वी हैव दैट एसोसिएशन विथ ईच अदर। तो हमें ये दिख रहा था कि इतने सारे कॉन्टैक्ट्स और इतने सारे लोग हमको जानते हैं, उसके बाद भी मुझे मौका नहीं मिल रहा। दैट इज व्हेन my focus wanted to understand, my attention wanted to know that क्या ऐसी चीज है because of which I'm not able to crack the jackpot। तो तब मेरी मुलाकात मंदार अमोनकर जी से हुई, जो कि गुरु है मेरे। उनकी दीक्षा मैंने ली हुई है, और वो खुद श्री श्री रविशंकर के शिष्य है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 2024 तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा, जो होगा वो 2025 से होगा, और एक्चुअली हियर आई एम। 2025 और 2024 के एंडिंग से ही मेरी करियर की एक अलग वे में बिगनिंग हुई, और उन्होंने ये चीज पहले प्रेडिक्ट की थी, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि फेम जो है वो आपको केवल एक तरीके से मिल सकता है, फेम आपको हजारों तरीके से मिल सकता है। समय का इंतजार करो, प्रयासरत रहो, अपने डेस्टिनी को चेंज करने के लिए साधना करो। ट्रस्ट यू मी, कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे
हॉरोस्कोप्स रहते हैं लेकिन कोई उनका राजयोग एक्टिव नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप्स रहते हैं जो बहुत खराब है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा साधना की वजह से उनको वो ब्लेसिंग मिलती है कि वो आगे जा सके। तो मेरे गुरुजी ने ये बात मुझे पहले ही कही थी, और ये करते करते मैंने क्या किया, दूसरों को भी हेल्प करना शुरू कर दिया कि देखो आपका ये ग्रह इस टाइम पे बदल रहा है तो आप कोशिश करो इस टाइम पे आपका होगा, तो लोगों को बड़ी मदद होने लग गई। आज की टाइम पे आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि बहुत सारे ए लिस्ट एक्टर्स, नाम तो हम नहीं ले सकते बिकॉज एनडीए साइन रहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी साइन रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री के जो आज मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं कोरियोग्राफी और हीलिंग अपने हस्बैंड के साथ करती हूँ, एंड एट द सेम टाइम दोनों ही इस फील्ड में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। जैसा कि मैम आपने बताया कि आपको बोला गया था कि 2025 में आपके अच्छे करियर की शुरुआत होगी, हाँ बट साथ में उसके साथ भी आपकी उसके पहले की बहुत मेहनत थी। हाँ जी। बट जो हमारी आज ऑडियंस है, हाँ जी। बहुत से लोग इस चीज को अंधविश्वास मानते हैं। हाँ। तो आप उनके लिए ये कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर करना चाहेंगी? क्या रहता है कि इसके साथ साथ मान लीजिए आपको, आपने उनको प्रिडिक्ट भी किया, साथ में उनकी मेहनत भी अनिवार्य है करना, कि खाली प्रिडिक्शन से ही सब कुछ हो जाएगा? नो, ऐसा कभी नहीं है। द थिंग इज, देखिए, आपके कार्मिक अकाउंट का मैन्युस्क्रिप्ट है आपका हॉरोस्कोप, ओके। कि आप पूर्व जन्म में ये कर्म करके आए हैं और ये आपका बैलेंस शीट है, आप बोल दीजिए। उसके बाद उस चीज को कैसे इंप्रूव करना वो एक इंडिविजुअल के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। बट हाँ, दशाएं महादशाएं होती हैं, और ट्रस्ट यू में ऐसा है, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल नहीं मानते, और जब उनका वीक टाइम आता है तो वो तुरंत एस्ट्रोलॉजर को फोन उठा के पूछते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा। इट इज अबाउट वाइब्रेशन, इट इज साइंस। और अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाकर देख लें तो ज्योतिष, आयुर्वेद और योगा, ये हमारे तीन स्तंभ है जिसको लेकर हिंदुस्तान की परंपरा आगे बढ़ती है। आज के डेट में अगर अमिताभ बच्चन नीलम पहनते हैं तो वो अंधविश्वास नहीं है। आज की डेट में अगर मन्नत का रेनोवेशन हो रहा है, कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि ये उनके बच्चों के लिए सही नहीं है, तो ये अंधविश्वास नहीं है। अगर सलमान फिरोजा का ब्रेसलेट पहनते हैं, वो अंधविश्वास नहीं है। अगर इन द सेंस नरेंद्र मोदी जी इतने साल से रूल कर रहे हैं और किसी विरोधी को आने नहीं दे रहे हैं, और वो खुद स्पिरिचुअल है और चीजों में मानते हैं, 8 नंबर वाले व्यक्ति हैं, वो खुद सारी चीजें मुहूर्त के हिसाब से करते हैं, तो वो अंधविश्वास नहीं है। अंबानी की आज शादी होती, इतनी सारी पूजा पाठ होती है, और उनका जो एंटीला है, एंटी वास्तु बन गया था बीच में, उसके बाद वापस से उसको रेनोवेट करा गया, तो वो अंधविश्वास नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगी कि अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर आप प्रॉपर गुरु के सानिध्य में चल रहे हैं, तो इट इज ओके। वैसे तो डॉक्टर्स भी फेल करते हैं, जी। एस्ट्रोलॉजर्स भी फेल करते हैं, तो आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स को ही क्यों बोलते हैं, अब डॉक्टर्स को क्यों नहीं बोलते? बिल्कुल। और हीलर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि अगर हम स्पष्टता से बात करें तो ये डरा रहे हैं, अगर हम ना बोले तो ये पहले क्यों नहीं बोला। तो इधर कुआं उधर खाई, कहाँ जाए हीलर और एस्ट्रोलॉजर फिर? बिल्कुल मैम। है ना? तो ये चीज लोगों को समझने की जरूरत है कि साइंस है, आप उसको चेंज कर सकते हो। मैं कभी ये नहीं कह रही कि आप अपनी डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकते। आज के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताना चाहूंगी कि नरेंद्र मोदी जी के डाउनफॉल का समय आ गया है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और अगर वो गुरु के सानिध्य में कुछ ऐसी मेडिटेशन, कुछ ऐसी साधनाएं कर रहे हैं जिसके वजह से उस टाइम को अगर काट सकते हैं, तो फिर वो अपनी पोजीशन रिटेन कर पाएंगे। उसका भी ज्ञान उनको कहाँ से मिलेगा? ज्योतिष, गुरु। तो इनके थ्रू आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, रेमेडीज के थ्रू चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मैम। मैम, बीइंग अ कोरियोग्राफर, बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, आप ये दोनों वर्क को बैलेंस कैसे करती है? जैसे मैंने कहा पहले भी कि मैं खुद एक लाइक न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानती हूँ, और मेरा जन्मदिन 14 अक्टूबर का है। तो 5 नंबर वाले जो लोग होते हैं, 1 और 4 5 होता है। न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 तक नंबर्स होते हैं। 5 इज द मोस्ट बैलेंस नंबर। आप मल्टीटास्किंग करा लो, 5 नंबर वाला आराम से कर लेगा, उसको वो बोझ नहीं लगता। प्लस जो बाकी चीजें हैं, ईश्वर की कृपा है, गुरुओं का सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, एवरीबडी सपोर्टिव, टचवुड, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है कामों को बैलेंस करना। जैसे मैंने आपको कहा, मेरे जो हस्बैंड है मिस्टर प्रमोद कुमार, वो भी मेरे साथ इसी फील्ड में। ओके। He is also a choreographer. He's an IIT and he was an ex-merchant navy officer. He is there with me doing this, और हम लोग इतने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ पैशन आ जाता है ना, वहां पे फिर बोरियत नहीं होती। बिल्कुल। हाँ। मैम, लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी से लेकर मैं एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहूंगी व्यूअर्स से। एक तो ये है, 2-3 श्लोक में बोलना चाहूंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय,
और तीसरा जो है सुखाति न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम सुखाति न त्वजेत विद्या विद्यार्थी न त्वजेत सुखम। अर्थात एक तो यह है कि कर्मों पर ध्यान दीजिए। हम इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं, हम अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके इसी पृथ्वी पर आते हैं, तो अपने कर्म अच्छे रखिए। तीसरा यह है कि अगर आपको कुछ अर्जित करना है, कुछ नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो आपको विद्या की जरूरत है, तो आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर आपको सुख चाहिए तो विद्या नहीं मिलेगी। तो विद्या चाहने वाले सुख छोड़ दे, सुख चाहने वाले विद्या छोड़ दे, ये मैं उनको बताना चाहूंगी। और अभी जिस तरीके से ग्रहों का समीकरण बना हुआ है, जो प्लानिटरी अलाइनमेंट चल रही है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द वर्ल्ड। इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ये भी पॉसिबल है कि हमें पीओके मिल जाए। और इस दौरान 2034 तक गुरु अतिचारी चल रहे हैं, तो आपको अपनी वाइब्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप और करियर दोनों क्विक डिसीजन लेकर के अपने गुरु के सानिध्य से बिताने की जरूरत है। और स्पिरिचुअल जितना होंगे आप, अपने भाग्य को बदल पाएंगे। यही मैं उनको मैसेज देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। वेलकम।